Good afternoon, students. Today we are going to start the last unit of our syllabus, that is theory of columns. In this unit, we are going to cover introduction to columns as a compression member, types of failures, and some derivations with some numericals. So, this chapter is of very much importance from exam point of view because it is very much certain that you will find a derivation or a part of theory and a numerical from this chapter. So first we will see what is a column. Column is a compression member. Compression member को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंप्रेसिव लोड लगता है इसमें along the axis of the structure. That is why this is called an compression member. ट्रस में आपने देखा होगा कि मेंबर या तो सब्जेक्टेड होते हैं कंप्रेशन में या फिर सब्जेक्टेड होते हैं टेंशन में. अगर हमारा कोई भी वर्टिकल मेंबर कंप्रेशन मेंबर उस पर कंप्रेशन फोर्स लगा हुआ है तो जनरली हम उसको कॉलम कह देते हैं. बट अगर कोई इंक्लाइंड मेंबर पे कंप्रेशन फोर्स है तो हम उसको स्ट्रट बोल देते हैं. तो इंक्लाइंड कॉलम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रट्स. ठीक है, तो फर्स्ट हम कॉलम देखते हैं. कॉलम इज डिफाइंड एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड. ये मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लें आप. एक्सियल कंप्रेसिव लोड मतलब देयर विल बी नो ट्रांसवर्स फोर्स. इट मे एक्ट नेचुरली सच एज विंड और अर्थक्वेक, but there will be no transverse load additionally provided. There will be axial load on the member. If the member of the structure is vertical and both of its ends are fixed rigidly, while subjected to compressive load, the member is known as column. For example, vertical pillar between roof and floor. हमारा रूफ और हमारी छत फ्लोर के जो कनेक्ट करता है वर्टिकल मेंबर उसको हम बोलते हैं कॉलम. ठीक है. इफ़ अ मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ नॉट वर्टिकल दैट इट कैन बी इंक्लाइंड और वन और बोथ ऑफ इट्स एंड आर हिंज्ड और पिन जॉइंटेड, द बार इज़ नोन एज स्ट्रट. मैंने अभी आपको बताया था कि कॉलम्स वर्टिकल होते हैं और स्ट्रट इंक्लाइंड होते हैं. कॉलम में बोथ एंड फिक्स्ड बोल रहा है, स्ट्रट में बोल रहा है डेफिनेशन में कि हो सकता है इसका वन एंड फिक्स्ड हो, अदर एंड पिन हो, वन एंड फिक्स्ड हो, अदर एंड हिंज्ड हो. तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशन अगर कोई मेंबर इंक्लाइंड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रट. मेन कंडीशन क्या है कि उसमें जो लोड होगा वो होगा एक्सियल कंप्रेसिव लोड. जैसे एक केस लीजिए आप बीम का. बीम में लोड होता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस, वो एक्सिस के ट्रांसवर्स में लगता है और जो कॉलम होगा हमारा उसमें जो लोड होगा वो अलोंग स्ट्रक्चर लगेगा, अलोंग एक्सिस लगेगा. ठीक है. वहाँ जब लोड के कारण जब बीम बेंड हुई थी तो वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बेंड हुई थी. यहाँ जब कॉलम बेंड होगा तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ लोड होगा. वहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड हुई थी बेंडिंग, यहाँ इन द डायरेक्शन ऑफ लोड होगी बेंडिंग. इस बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं बकलिंग. तो कॉलम में बकलिंग होगी, बीम में क्या होती है, बेंडिंग. बकलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ बेंडिंग. ठीक है. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फेलियर ऑफ अ कॉलम. अब तीन टाइप के फेलियर पढ़ेंगे हम लोग. एक पढ़ेंगे बकलिंग, एक पढ़ेंगे कंप्रेशन फेलियर और थर्ड होता है इन दोनों का कंबाइंड, बकलिंग एंड कंप्रेशन फेलियर. अब सपोज़ कीजिए इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं. दो बार लीजिए आप, एक बार लेंथ में ज़्यादा लंबा होगा और एक बार लेंथ में शॉर्ट होगा. अब दोनों को आप अपने दोनों हाथों के बीच में रखिए बार को और कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए. तो जब आप बड़े बार को कंप्रेस करेंगे तो वो बकल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है. बट वहीं आप अगर छोटे बार को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे दोनों हाथों से तो वो क्या होगा, वो दबेगा इंस्टेड ऑफ बकलिंग.
तो जो बकलिंग होगी यानी बेंडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लोड अगर होगी तो वो होगी लॉन्ग कॉलम्स में यानी लॉन्ग बार्स में, और कंप्रेशन होगा शॉर्ट बार में। तो इसके हिसाब से हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि बकलिंग होती है लॉन्ग कॉलम्स में, कंप्रेशन होता है शॉर्ट कॉलम में। अगर दोनों चीज़ें हो रही हैं, बकलिंग भी हो रहा है कंप्रेशन भी हो रहा है, तो वो कहलाएगा इंटरमीडिएट कॉलम। तो हम कॉलम को भी इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम। मोड्स ऑफ फेलियर क्या क्या हो गए? बकलिंग, कंप्रेशन एंड कंबाइंड बकलिंग एंड कंप्रेशन। फॉर लॉन्ग कॉलम mode of failure will be buckling, for short column mode of failure will be compression, and for intermediate column the mode of failure will be combined, that is buckling and compression। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर दिखाया है। इस फिगर में आप देखिए एक कॉलम था पहले ABC जो कि स्ट्रेट था और इस पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है P बोथ साइड से। जब लोड को मैंने बढ़ाया तो ये बकल होना स्टार्ट हुआ। एक टाइम आया जब ये बकल हो गया पूरा, और जो बेंडिंग हुई वो सेंटर पे हुई मैक्सिमम। इस मैक्सिमम बेंडिंग को बोले मैंने बोल दिया B। मैक्सिमम E क्या है? मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ कॉलम एट द सेंटर। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है बकलिंग लोड और एक क्रशिंग लोड। क्रशिंग लोड किस में आएगा? क्रशिंग किस में होती है? शॉर्ट कॉलम में। तो अगर शॉर्ट कॉलम में मैं लोड लगा रहा हूँ और लोड लगाते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक लोड पे वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, उसमें क्रैक पड़ जाएंगे, तो वो मेरा लोड क्या कहलाएगा? क्रशिंग लोड। सिमिलरली जब मैं किसी कॉलम को कंप्रेसिव लोड लगाऊंगा लॉन्ग कॉलम को, तो वो स्टार्ट होगा बकल करना। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो मैक्सिमम बकलिंग हो जाएगी, तो उस पॉइंट में मैं क्या कर दूंगा? उसको क्या बोल दूंगा? बकलिंग लोड। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड द लोड्स आर डिफाइंड एज क्रशिंग लोड और बकलिंग लोड। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए फेलियर ऑफ अ लॉन्ग कॉलम, यहाँ पे हेडिंग में पढ़िए, अ लॉन्ग कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड ऑफ लेंथ L सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, जो मैंने दिखा रखा है आपको नीचे फिगर में, शोन इन द फिगर। अ कॉलम इज नोन एज लॉन्ग कॉलम इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इन कंप्रेशन टू इट्स लेटरल डायमेंशन इज वेरी मच लार्ज। ये इसको आप बार वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे सपोज कीजिए अगर आपका एक सर्कुलर कॉलम है, उसकी डायमेंशन क्या होगी? उसका डायमीटर D और लेंथ होगी उसकी L। तो अगर लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन इन दोनों का रेशियो अगर ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग कॉलम। और ज़्यादा कब होगा? लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन क्या हो गया? हमारा कॉलम का डायमीटर, और लेंथ हमें पता ही है। तो L अपॉन D की वैल्यू कब लार्ज होगी? जब या तो D छोटा हो या क्या हो? L की वैल्यू ज़्यादा हो। और जब L की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो कॉलम क्या कहलाएगा? लॉन्ग कॉलम। यहाँ पे इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना आप लोग अपनी कॉपी में, जब आप लोग इन नोट्स को अपनी कॉपी पे उतारें तब। द बकलिंग लोड एट विच कॉलम इज जस्ट स्टार्ट टू बकल इज नोन एज बकलिंग और क्रिपलिंग लोड। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे बकलिंग होना स्टार्ट होगी, और जैसे ही बकलिंग होना स्टार्ट होगी उस लोड को हम क्या बोलेंगे? बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड। द बकलिंग लोड इज़ लेस देन द क्रशिंग लोड फॉर लॉन्ग कॉलम्स। मैंने बताया था कि क्रशिंग फेलियर जनरली शॉर्ट कॉलम में होता है और बकलिंग किस में होती है? लॉन्ग कॉलम में। तो बकलिंग लोड हमेशा कम होगा क्रशिंग लोड से फॉर लॉन्ग कॉलम। Actually, the value of buckling load for long column is low, whereas for short column the buckling load is relatively high. देखिए अब ये हमने ऊपर पढ़ लिया। अब हम लोग कॉलम के लिए यूलर्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं। यूलर्स की थ्योरी पढ़ने के लिए कुछ अजम्पशंस को हमें अज्यूम करना पड़ता है। फर्स्ट देखिए, द कॉलम इज इनिशियली परफेक्ट एंड लोड इज़ अप्लाइड एक्सियली। मतलब लोड एक्सियल होगा और जो कॉलम होगा वो इनिशियली बिल्कुल स्ट्रेट होगा, उसमें कोई भी इम्परफेक्शन नहीं होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा,
कुछ भी स्वयं नहीं होगा उसमें। फर्स्ट एजम्पशन ये है। सेकंड एजम्पशन क्या है? द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। मतलब अगर टॉप पे रेक्टेंगल है L इंटू बी का, तो बॉटम पे, मिडिल पे या कहीं और भी अलोंग इट्स लेंथ जो क्रॉस सेक्शन होगा वो L इंटू बी का रेक्टेंगल ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्रॉस सेक्शन वेरी कर जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है सेकंड एजम्पशन का, कि क्रॉस सेक्शन अलोंग द लेंथ जो होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ये नहीं कि थोड़ी लेंथ में नीचे जाके वो ट्रेपेजॉइडल बन जाए, ठीक है। तो अलोंग द लेंथ जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म रहेगा। थर्ड क्या है? द कॉलम मटेरियल इज़ परफेक्टली इलास्टिक, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड ओबेज हुक्स लॉ। अब हम लोग 5th यूनिट में हैं। अब आपको इन चीज़ों का अपने आप मतलब समझ आना चाहिए कि व्हाट इज़ होमोजीनियस, व्हाट इज़ आइसोट्रोपिक, व्हाट इज़ परफेक्टली इलास्टिक मतलब, और ओबेज हुक्स लॉ मतलब अपॉन रिमूविंग द लोड द कॉलम विल कम इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सारी विद इन इलास्टिक लिमिट काउंट की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ द कॉलम इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स लेटरल डायमेंशन। L अपॉन डी यानी लेंथ अपॉन लेटरल डायमेंशन का रेशियो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा होगा तो ये कैसा कॉलम होगा? लॉन्ग कॉलम होगा। तो हम यहाँ से एक पॉइंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि यूलर्स थ्योरी जनरली लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होती है। देखिए इसका फोर्थ अजम्पशन इस बात की पुष्टि करता है कि लेंथ ऑफ द कॉलम इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स लेटरल डायमेंशन। इट मीन्स द यूलर्स थ्योरी इज़ वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम्स ओनली। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेस इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस। जब बकल हो जाएगा तो एसेंट्रिसिटी आएगी, एसेंट्रिसिटी आएगी यानी बेंडिंग होगी। जब बेंडिंग होगी तो बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रिवेलेंट हो जाएंगी। एंड जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वैल्यू है उसके कंपेयर में डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए। पी क्या है हमारा? जो हमारा कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है। और ए क्या होगा? जो भी हमारा कॉलम है उसका क्रॉस सेक्शन। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए, ये हो गई डायरेक्ट स्ट्रेस। बट बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है? सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एम अपॉन आई। उस वहाँ से जो सिग्मा एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस। नेक्स्ट क्या है? द कॉलम विल फेल बाय बकलिंग अलोन। क्यों बकलिंग अलोन? क्योंकि हमने अजम्पशन में अज्यूम कर लिया है कि हमारा कॉलम क्या है? लॉन्ग कॉलम। और लॉन्ग कॉलम का जो फेलियर मोड होता है वो होता है बकलिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज नेग्लिजिबल, दैट इज वाइल कैलकुलेटिंग द क्रिपलिंग लोड द सेल्फ वेट ऑफ द column is neglected. There is no need to count self weight of the structure by solving numericals using Euler's theory. अब हेडिंग देखिए नेक्स्ट, एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम। अब आप देखिए ऊपर वाली फिगर देखिए जहां मैंने P लोड लगाया है, दोनों तरफ से कंप्रेसिव लोड है P। एट पॉइंट A बेंडिंग हुई है क्या? नहीं। तो एट पॉइंट A बेंडिंग 0, एट पॉइंट C बेंडिंग 0, एट पॉइंट B बेंडिंग मैक्सिमम। तो ये हमारी इस कॉलम की एंड कंडीशन हो गई। यानी अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानूँ C, तो L इज इक्वल्स टू 0 पे बेंडिंग 0, L इज इक्वल्स टू लेंथ इज इक्वल्स टू L पे, यानी जब अब हम पॉइंट A पे आ गए वहाँ पे बेंडिंग क्या है? 0। L इज इक्वल्स टू L/2 सेंटर पे बेंडिंग विल बी मैक्सिमम, उसकी वैल्यू क्या है? E। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं जिनको हम लोग आगे यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्राइविंग यूलर्स क्रिपलिंग और बकलिंग लोड फॉर डिफरेंट एंड कंडीशंस ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब आप देखिए एंड कंडीशन में पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ लॉन्ग कॉलम द स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट लोड इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू स्ट्रेस ड्यू टू बकलिंग और बैंडिंग, ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। हैंस द फेलियर ऑफ द लॉन्ग कॉलम्स टेक्स प्लेस एंटायरली ड्यू टू बकलिंग, ये भी पढ़ चुके हैं हम। द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन द कॉलम्स आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट क्या है? ये एंड कंडीशन है डिपेंडिंग अपॉन फिक्सिटी। मतलब फर्स्ट देखिए बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम आर हिंज्ड, मतलब ऊपर भी हिंज्ड है नीचे भी हिंज्ड है। सेकंड एंड कंडीशन क्या है? वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। थर्ड कंडीशन क्या है? बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम आर फिक्स्ड।
फोर्थ क्या है, वन एंड इज़ फिक्स्ड एंड अदर एंड इज़ पिन्ड। ये 4 कंडीशन के अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, बट वी विल focus mainly on these 4 conditions and we will derive Euler's buckling load for these 4 different end conditions of fixity of columns। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ बाउंड्री कंडीशन भी बताई थी, वो थी डिपेंडिंग अपॉन बेंडिंग। ये जो है ये है बाउंड्री कंडीशन बेस्ड ऑन फिक्सिटी। ठीक है, तो पहली हम कंडीशन देखते हैं आज। सबसे पहले इसके लिए साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, जो हमने साइन कन्वेंशन यूज़ किया है। देखिए, अ मूवमेंट विच विल बेंड द कॉलम विथ इट्स कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द इनिशियल सेंट्रल लाइन। पहले कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी देख लेते हैं। देखिए, ए बी स्ट्रेट कॉलम है, ए बी डैश जब लोड लगाएंगे हम और कॉलम स्वय हो जाएगा ए बी डैश डायरेक्शन में तो वो कहलाएगी कॉन्वेक्सिटी, और ए बी डबल डैश में हो जाएगा तो वो कहलाएगी कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, ये दोनों हमारी डायरेक्शन कॉन्वेक्सिटी की हैं। अब देखिए, अगर हमारा मोड ऑफ बकलिंग ए बी स्ट्रेट था, बी वाली फिगर में देखना आपको, अगर हमारा बेंडिंग इस शेप में होगी बकलिंग फिगर बी में तो ये कहलाएगी कॉनकेविटी। उधर ए बी डैश और ए बी बी डैश मतलब ए डबल बी डैश, इन दोनों में अगर इधर स्वय हो उधर स्वय हो इस मोड में कॉन्वेक्सिटी की शेप में, तो जो हमारा साइन कन्वेंशन होगा वो होगा पॉजिटिव, और अगर कॉन्केविटी होगी तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, निगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग है। अगर हमारा कॉलम कॉन्वेक्सिटी की डायरेक्शन में बेंड हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर हमारा कॉलम कॉन्केविटी की शेप में बेंड हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट विल बी टेकन एज निगेटिव। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड व्हेन बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम्स आर हिंज्ड। ठीक, ये देखिए आप फिगर, इसमें मैंने आपको एक फिगर दिखाई है। एक कॉलम था इनिशियली स्ट्रेट ए और बी, इस पर कंप्रेसिव लोड लगा बोथ साइड से पी। ए और बी दोनों ही हिंज्ड सपोर्ट हैं, क्योंकि हमारे कॉलम में जो हम पहला डेरिवेशन कर रहे हैं वो एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं कि जब कॉलम के दोनों एंड्स हिंज्ड हो। ठीक है, अब जब लोड लगा तो कॉलम इस शेप में बेंड होगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों एंड फिक्स्ड, दोनों एंड हिंज्ड हैं, और अब दोनों एंड हिंज्ड हैं और किसी चीज़ को दोनों तरफ से दबाएंगे, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो ये कॉन्केविटी की शेप में जाएगा। ये जो हमारा शेप हुआ कॉन्केव शेप हुआ, जो मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। अब जब कॉन्केव शेप है तो जो बेंडिंग मोमेंट होगा हमारा, उसकी डायरेक्शन हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। देखिए, हमारा इनिशियल जो लेंथ है कॉलम की ए बी वो एल है। अब मैंने क्या किया, पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया जहाँ पे बेंडिंग कितनी है, वाई है, बेंडिंग है वाई एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ए। अब मैंने आपको जब डबल इंटीग्रेशन मेथड करा रहा था तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी। क्या थी इक्वेशन, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम। एम क्या होता था, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सर्टेन डिस्टेंस एक्स। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, P इंटू वाई, P इंटू वाई। शेप कैसी है, कॉन्केव शेप है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, माइनस। तो बेंडिंग मोमेंट एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए क्या हो जाएगा, माइनस P इंटू वाई। बस अब मैं इस इक्वेशन में अपनी वैल्यू रख दूंगा, ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस P इंटू वाई, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई को हम लोग इधर ले जाएंगे, ई आई को हम लोग डिवाइड कर देंगे पी वाई से, और जब उधर ज़ीरो है तो ई आई उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा। अब ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई इंटू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। अब इसका सॉल्यूशन आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी c1 cos x अंडर रूट पी अपॉन ई आई प्लस c2 sin x अंडर रूट पी अपॉन ई आई। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, अपनी बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे और c1 c2 को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब आप ध्यान रखिए y क्या था यहाँ पे,
जो हमने y सॉल्यूशन निकाला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये y है क्या? अब आप इस फिगर में देखिए y क्या है? y है वैल्यू ऑफ बेंडिंग। हमारा कॉलम कितना बेंड हुआ एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट A, यही तो है y। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? बाउंड्री कंडीशन। अब इस y की वैल्यू पॉइंट A पे कितनी होगी? पॉइंट A पे तो बेंड ही नहीं हुआ, पॉइंट A पे y की वैल्यू क्या है? 0 होगी। और x की वैल्यू क्या होगी पॉइंट A पे? वो भी 0 होगी। तो बस हमने पहली बाउंड्री कंडीशन क्या लगाई कि एट A x की वैल्यू भी 0 होगी और बेंडिंग की वैल्यू y की वैल्यू भी 0 होगी। तो यहाँ से C1 क्या मिल गया मुझको? 0 मिल गया। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन देखिए। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, अगर x की वैल्यू L हो, यानी अब पॉइंट कहाँ पे पहुँच गए हम? B पे पहुँच गए। अगर x की वैल्यू L हो जाए तो हम लोग पॉइंट B पे पहुँच गए। तो पॉइंट B पे बेंडिंग कितनी है? 0 ही तो है। तो एट x इज इक्वल्स टू L, y इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगा दी हमने। देखिए आप, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन एट B x इज इक्वल्स टू L एंड y इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमको? 0 मिलेगी। अब बस C1 C2 की वैल्यू हम लोग, इट इज़ क्लियर है कि 0 है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? एज इफ C1 इज इक्वल्स टू 0 एंड C2 इज इक्वल्स टू 0, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन सी है अपनी? ऊपर वाली जो हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, वी विल फाइंड दैट y इज इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स दैट द बेंडिंग ऑफ कॉलम विल बी 0 और कॉलम विल नॉट बेंड एट ऑल, विच इज़ नॉट ट्रू। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, C1 और C2 की वैल्यू अभी जो 0 0 आई थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? y इज इक्वल्स टू C1 cos x अंडर रूट पी अपॉन ई आई प्लस C2 साइन x अंडर रूट पी अपॉन ई आई। इस इक्वेशन में मैंने C1 की वैल्यू 0 पुट करी, C2 की वैल्यू 0 पुट करी, तो y की वैल्यू क्या मिली? 0 मिली। इसका मतलब कॉलम बेंड ही नहीं हो रहा। बट जब मैं फिगर में देख रहा हूँ तो केवल पॉइंट A और B पे कॉलम बेंड नहीं हो रहा है, बाकी हर जगह बेंड हो रहा है। और मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ मिल रही है? अलोंग सेंटर मिल रही है। तो विच इज़ नॉट ट्रू। तो हम लोग देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूज़न निकालेंगे कि C2 अगर 0 हो गया तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। C2 0 नहीं हो सकता, पर C2 के संग एक टर्म और थी, C2 साइन L अंडर रूट पी अपॉन ई आई। जब C2 0 नहीं हो सकता तो इस पूरी टर्म को 0 होने के लिए क्या चीज़ 0 हो सकती है? वो हो सकती है दिस टर्म साइन L अंडर रूट पी अपॉन ई आई। जब हम इसको 0 को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमको मिलेगा L अंडर रूट पी अपॉन ई आई इज इक्वल्स टू पाई। ये क्यों मिला? साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, साइन 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, एंड एट्सेट्रा, टेकिंग द लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू। अब हमने यहाँ प्रैक्टिकल वैल्यू ली है, 0 ले नहीं सकते, साइन 0 0, तो लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू क्या हो सकती है? उसके बाद नेक्स्ट वाली हो सकती है विच इज़ साइन पाई। तो यहाँ से L अंडर रूट पी अपॉन ई आई को हम पाई के इक्वेट कर देंगे और जो हमारा फाइनल डेरिवेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? P इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ये है यूलर बकलिंग स्लैश क्रिपलिंग लोड फॉर कॉलम हैविंग बोथ एंड हिंज्ड। ठीक है, इसको आप लोग बॉक्स में बंद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निकला है। अभी हमने केवल एक डेरिवेशन किया है, अभी हम ऐसे अदर डेरिवेशन भी करेंगे फॉर डिफरेंट फिक्सिटी ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको अपने नोट्स में उतारेंगे और इसके बाद मैं आज आपको एक असाइनमेंट दूंगा बेस्ड ऑन दिस फिक्सिटी केस जो हमने आज किया है, और आप उसको सॉल्व करके 29 यानी परसों तक आप उसको उस असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। थैंक यू।